सिद्धेश्वर महल के एक आरामदायक अतिथि कक्ष में बैठा हुआ अधीश अब तक हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। साथ ही उसे ललिता की ये बात भी अजीब लगी थी कि अनंत ग्रंथ का पाठ इसलिए किया जा रहा है कि शत्रुओं की नजर उस पर लगी हुई है। खैर, मुझे इस सब से क्या लेना देना है? मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो तो पूरा हो ही चुका है। अधीश ने सोचा और अपने विचारों को झटका और सोने चला गया। लेकिन उसका मन अब भी बार बार उसी ओर भाग रहा था। एक आशंका सी उत्पन्न हो रही थी। किस बात का डर था अधीश को यहाँ? क्या एक बार फिर वो किसी युद्ध में पड़ने वाला था? अगली सुबह जब अधीश सोकर उठा तो महल में कई मांत्रिक आ जा रहे थे। चहल पहल कई गुना बढ़ गई थी। ऐसे में ललिता को खोजना उसके लिए मुश्किल था। अभी वो ललिता को बुलवाने के बारे में सोच रहा था कि वो खुद ही अधीश के कमरे में चली आई। अधीश, जल्दी से तैयार हो जाओ, लगभग सभी लोग आ चुके हैं, पाठ शुरू ही होने जा रहा है। अधीश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर ललिता समझ गई कि कोई बात है जो वो उससे कहना चाहता है। उसने पूछा, क्या बात है अधीश, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? अधीश ने कहा, तुम्हें नहीं लगता है ललिता कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है? मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे यहाँ कुछ बहुत भयंकर घटने वाला है। तुम ही सोचो, जहाँ इतने सारे मांत्रिक इकट्ठे होंगे, वो भी एक विवादित वस्तु को देखने के लिए, क्या वे आपस में युद्ध नहीं करेंगे? तुम्हारे पिता का ये निर्णय मुझे उचित नहीं जान पड़ता। अधीश की बात सुनकर ललिता ने कहा, ये तो मैं भी सोच रही थी और मैंने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वैसे भी वे जो एक बार सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि कुछ अनिष्ट ना हो। अधीश ने कहा, लेकिन क्या हमारा यहाँ रहना जरूरी है? हम आज ही नहीं जा सकते? ललिता बोली, आज तो रुकना ही पड़ेगा। पिताजी सभागृह में हैं, अभी उनसे बात करना मुश्किल है। आज शाम को ही सभा के बाद उनसे बात कर लेते हैं। अधीश ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में दुश्चिंता की लकीरें अभी पूरी तरह से मिटी नहीं थी। कुछ ही देर में अधीश तैयार होकर ललिता के पीछे सभागृह की ओर चल पड़ा। विशाखा, शर्लीन और जयंत भी एक साथ ही सभागृह में पहुंचे। अब तक शर्लीन ने विशाखा से अच्छी मित्रता कर ली थी। शर्लीन की एक सखी माला भी उन्हें वहां मिल गई। सभागृह में जल्दी पहुंचकर उन चारों ने अपने लिए सबसे अच्छी जगह खोज ली और बैठकर पाठ शुरू होने का इंतजार करने लगे। ललिता और अधीश परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में लगभग सभी मांत्रिक वहां आ चुके थे। ललिता के पिता की आज्ञा से मंत्र पंडितों ने पाठ शुरू किया। पाठ शुरू होते ही एक मांत्रिक संकेत चिन्हों की मदद से हवा में वे आकृतियां बनाता जा रहा था, जिन मंत्रों का पाठ ग्रंथ में देखकर किया जा रहा था। अधीश का मन ग्रंथ सुनने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि ग्रंथ की शुरुआत में मोलक साम्राज्य का सामान्य परिचय था। इसके बाद साधारण श्रेणी के मंत्र और उनकी आकृतियों की जानकारी थी, जिनमें अधीश को कोई रुचि थी ही नहीं। लेकिन वहां उपस्थित अधिकांश मांत्रिक ऐसे थे जो किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं थे, और उनके लिए ये साधारण मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण थे। वे अपने साथ लाए हुए कागजों में जल्दी जल्दी उन मंत्रों को लिख रहे थे। अधीश वहां बैठा बैठा ऊब रहा था। तभी उसका ध्यान एक गहरे काले चोगे में खड़े एक व्यक्ति पर गया। वो मंत्र को ध्यान से सुनने या उसे लिखने की बजाय ध्यान पूर्वक ग्रंथ को देख रहा था। साथ ही बीच बीच में इधर उधर नजरें भी दौड़ा लेता, जैसे दूसरों की गतिविधियों का जायजा ले रहा हो। 2-3 घंटे ऐसे ही गुजर गए। सभागृह का माहौल किसी कक्षा की तरह शांत था। सिद्धेश्वर परिवार की ओर से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। अधीश ने धीमे से ललिता से पूछा, वो काले चोगे वाला व्यक्ति कौन है? ललिता खुद ही ऊब रही थी, बल्कि उनीदी हो रही थी। अधीश की आवाज सुनकर जैसे नींद से जाग पड़ी और बोली, कौन? कहां? उसने यहां वहां देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अधीश ने धीरे से उंगली के इशारे से काले चोगे वाले व्यक्ति की ओर दिखाया। ललिता ने ध्यान से उसे देखा और घबराहट की एक लहर उसके सर से पैर तक दौड़ गई। अधीश उसका चेहरा देखकर ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या हुआ ललिता? कौन है वो व्यक्ति? ललिता बोली, वो व्यक्ति केवलन है, एक स्वतंत्र मांत्रिक, लेकिन इस समय वो देवदत्त परिवार के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है, और देवदत्त परिवार हमारे परिवार का प्रतिद्वंदी है। उन्होंने हमेशा ही हमारी संपत्ति, हमारा नाम और सबसे बड़ी चीज ये अनंत ग्रंथ छीनने की कोशिश की है। अधीश को कुछ समझ में नहीं आया।
ललिता लगभग फुसफुसाकर ही उससे बात कर रही थी। अधीश ने पूछा, तो उसे यहाँ आने ही क्यों दिया गया? ललिता ने कहा, क्योंकि कई साल से ये गायब था। सब मान चुके थे कि वो मर चुका है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ललिता के इस गोलमोल जवाब से ही समझ में आ गया कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। ऐसे लग रहा था कि उसकी आशंका सच होने जा रही है। अब वो बिल्कुल चौकन्ना होकर बैठ गया। हालांकि वो यहाँ किसी झगड़े में फंसने के लिए नहीं आया था, फिर भी सावधान रहना ही सबसे उचित है। कुछ और देर बीती और ग्रंथ का पहला भाग समाप्त हुआ। ग्रंथ पाठ करने वाले मंत्र पंडित ने सभा समाप्त करते हुए कहा, अब बाकी का पाठ कल किया जाएगा। सभागृह में बैठे मांत्रिक अपनी अपनी जगह से उठने लगे। तभी एक जोर का धमाका हुआ और जिस जगह पर ग्रंथ रखा हुआ था वहां चीख पुकार मच गई। काला चोंगा पहने हुए एक मांत्रिक बीच में आकर आधा धुंध अग्निपिंड हर दिशा में उछाल रहा था। सभा में उपस्थित मांत्रिक कुछ समझ पाते इससे पहले ही स्थिति बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। रक्षक मांत्रिक तेजी से आगे बढ़े और ग्रंथ को सुरक्षा में ले लिया। ललिता भी उस ओर जाने को हुई, लेकिन अधीश ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। ललिता का दिल छटपटा कर रह गया। आज उसके परिवार की अस्मिता पर हमला किया गया था, वो भी इस तरह हजारों लोगों के सामने। ये उससे किसी भी तरह सहन नहीं हो रहा था, लेकिन वो अधीश की आज्ञा के विपरीत कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर आगे उसे अधीश के साथ उसकी सहायक बनकर ही पूरा जीवन बिताना था, लेकिन मन ही मन वो अपने परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि एक बार फिर शोर बढ़ा। एक धूसर भूरे रंग का चोंगा पहने हुए बूढ़ा मांत्रिक अचानक ही वहां प्रकट हो गया और केवलन के सामने अड़कर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक बेंत था जिसके सहारे वो खड़ा हुआ था। बूढ़े को देखते ही केवलन ने हमला बंद कर दिया और उसे देखकर जोर से हंसा। बूढ़ा बोला, अब तक तुम जीवित हो केवलन? केवलन कड़वी आवाज में बोला, जब तुम जैसा बुढ़ा अब तक जीवित है तो मैं कैसे मर जाता? खैर कोई ना, आज मैं तुम्हारी इस लंबी जिंदगी का अंत कर ही दूंगा। अधीश ने ललिता के कान में फुसफुसाकर पूछा, ये बूढ़े कौन है ललिता? ललिता एकटक उसी ओर देख रही थी, नजरें हटाए बिना बोली, ये जीवकेश हैं, हमारे परिवार के सबसे पुराने सदस्य। इसी महल में कहीं छिपकर रहते हैं, सभी को नजर नहीं आते। अधीश को ये बात भी कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ पूछने की बजाय अपनी आंखें वापस उसी जगह जमा दी जहां फिलहाल केवलन और बूढ़े जीवकेश में भयंकर युद्ध चल रहा था। उन दोनों के आसपास का एक बड़ा हिस्सा खाली हो चुका था। मांत्रिक जो वहां बैठे हुए थे भागकर इधर उधर खड़े हो गए थे, लेकिन बूढ़े का साथ देने सिद्धेश्वर परिवार का कोई भी मांत्रिक सामने नहीं आया। इसका कारण शायद ये था कि वे शुरू से ही युद्ध नहीं चाहते थे और अब यदि शामिल होते तो युद्ध से मांत्रिक एक साथ उन पर हमला कर देते। लेकिन बूढ़ा जीवकेश अपने आप को ग्रंथ का पहला रक्षक समझता था और इसीलिए अकेला ही मैदान में कूद पड़ा था। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था, कभी एक भारी पड़ता कभी दूसरा। अधीश को यह युद्ध बहुत रोचक लग रहा था और वो ध्यान से दोनों की एक एक हरकत देख रहा था। अब तक केवलन और जीवकेश दोनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। बूढ़ा अपनी उम्र के बावजूद युवा केवलन को कड़ी टक्कर दे रहा था। अचानक केवलन ने आंखें बंद कर ली और एक अंधेरी शक्ति का आवाहन करने लगा। कक्ष में चीख पुकार मच गई। ललिता भी घबराकर चीख पड़ी, अधीश, जीवकेश की मदद करो। अधीश अब तक सावधान ही बैठा था, लेकिन उसका मदद करने का कोई इरादा नहीं था। अब जो उसने ललिता की आंखों में आतंक का साया देखा तो अपने निश्चय पर अडिग न रह सका और मैदान में कूद पड़ा। केवलन! अधीश गरजा। केवलन ने चौंक कर आंखें खोल दी और अधीश को सामने देखा तो हड़बड़ाकर बोला, तू कौन है मूर्ख, जो केवलन को चुनौती देने आ पहुंचा? चल, इस बूढ़े के साथ तुझे भी नर्क पहुंचा देता हूं। इतना कहकर केवलन ने हाथ ऊपर किया, लेकिन इससे पहले ही अधीश अपना दाव चल चुका था। ज्वाला निपात, उसने धीमी और सधी हुई आवाज में कहा। केवलन ने घबरा कर आंखें खोल दी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही आग की धधकती लपलपाती लहरों ने उसे घेर लिया और क्षण भर भी नहीं बीता था कि केवलन की राख जमीन पर पड़ी थी। केवलन का हाल देखकर बाकी मांत्रिकों का जोश भी ठंडा हो चुका था। अधीश फिर गरजा, और भी किसी को इच्छा है मेरा परिचय जानने की? सभागृह में शांति स्थापित हो चुकी थी। ललिता अधीश के पास आकर खड़ी हो गई। बूढ़ा जीवकेश धीमे कदमों से आगे बढ़ा और ग्रंथ उठा लिया। ललिता के पिता साम सिद्धेश्वर ने आकर अधीश को धन्यवाद कहा तो अधीश बोला, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है।
ललिता का परिवार मेरा भी परिवार है। अब बस आप हमें वापस जाने की अनुमति दे दीजिए। ललिता को मैंने वचन के अनुसार अपना सहायक नियुक्त किया है और अब इसे लेकर ही मंदार लौटूंगा। साहब सिद्धेश्वर ने कहा, ये मेरे लिए और हमारे पूरे सिद्धेश्वर परिवार के लिए गर्व की बात है। यदि 2-4 दिन रुक जाते तो हम आपके अतिथि सत्कार का लाभ भी उठा लेते। अधीश ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है महाशय, अभी आप यह आयोजन पूरा कीजिए, मैं फिर कभी आऊंगा। ललिता ने और अधीश ने शाम को प्रणाम किया और फिर जीवकेश से भी आशीर्वाद लिया। दोनों ने निश्चय कर लिया था कि यहाँ से अभी और इसी समय निकल जाएंगे। तभी अधीश ने महसूस किया कि सभागृह में अचानक ही गहरा सन्नाटा छा गया और सभी मुख्य द्वार की ओर ध्यान से देख रहे थे। एक बेहद सुंदर स्त्री बाहर से चली आ रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास और बहुत गर्व भी था। उसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे और पोशाक आम स्त्रियों जैसी नहीं थी। इतना गहरा और सुंदर नीला रंग अधीश ने पहले कभी नहीं देखा था। नीले वस्त्रों के अलावा उसने सर से पैर तक सिर्फ नीलम और हीरे के ही गहने पहन रखे थे, लेकिन वे गहने भी आम स्त्रियों के गहनों जैसे नहीं थे जो उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं। ये गहने ऐसे थे कि उस स्त्री के पहन लेने से ही सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्त्री किसी दूसरी दुनिया से आई है। सभी लोग उसकी ओर एकटक देखे जा रहे थे। अधीश के कदम भी थम गए थे। ललिता तक उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। धीरे धीरे चलते हुए उस स्त्री ने सभागृह में प्रवेश किया और ठीक अधीश के सामने आकर खड़ी हो गई। अधीश समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना या कहना चाहिए। कौन है ये स्त्री और इस तरह से उसे क्यों देख रही है? अधीश के विचारों में खलल डालते हुए और विस्मय को और अधिक बढ़ाते हुए उसने कहा, तो तुम ही हो मांत्रिक अधीश पुरोहित, मंदार के प्रसिद्ध छात्र, महान गुरु सूर्यभान के प्रिय शिष्य। अधीश ने चकित होकर उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोली, कहां कहां नहीं खोजा तुम्हें अधीश पुरोहित, अभी सीधे तरंगम नगर से ही चली आ रही हूं। प्रकाश नगर और मंदार तक में खोजा, लेकिन प्रकाश नगर में 2 पत्नियों और तरंगम में तुम्हारी होने वाली पत्नी इला को छोड़कर तुम तो यहाँ छिपे बैठे हो। उसने ललिता की ओर इशारा करते हुए कहा। ललिता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो कुछ बहुत कड़वा कहने ही जा रही थी कि अधीश ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और खुद बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हें मुझसे? स्त्री हंसी। उसकी हंसी के खनक के घुंघरू पूरे कक्ष में फैल गए। फिर रुककर बोली, इतनी बेसब्री सब कुछ जानने की? एक साथ ही सारे सवाल पूछ लिए, जरा सांस तो लेने दो, फिर सब कुछ बताती हूँ। अधीश ने खींच कर कहा, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का, चलो ललिता। इतना कहकर उसने ललिता का हाथ पकड़कर खींचा। जैसे ही अधीश ने कदम आगे बढ़ाया, वो स्त्री फिर उसकी राह रोककर खड़ी हो गई और बोली, तुम तो नाराज हो गए, पहले मेरी बात तो सुन लो। कौन थी ये स्त्री और अधीश के बारे में इतना सब कैसे जानती थी? क्या अधीश ललिता को वहां से लेकर जा सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।